इतना खुजा क्यों रहा है? खुजली वाले कुत्ते ने काट लिया था क्या तेरे को? सुधर जा तू। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था। ले बनाना खा, बनाना। चल कोई ना। अरे तू वो लास्ट टाइम ये कंपनी बताया था ना मेरे को, स्मॉल कैप कंपनी जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 800 रुपए का है और मार्केट प्राइस 350 रुपए का। हाँ तो बस वही लग रहा था कि अब जल्दी पैसा आने वाला है। इतना एक्साइटेड मत हुआ कर। याद रख, स्टॉक मार्केट में पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसे रातों रात पैसा का बारिश नहीं होता है। ओ, अगर ऐसा गलत एक्सपेक्टेशन रखेगा ना तो जल्दी आउट हो जाएगा, समझा? स्टॉक मार्केट टेस्ट क्रिकेट जैसा है, 2020 नहीं है। 2020 खेलना है तो गोवा जा और कसिनो में लक ट्राई मार। कसिनो? ना भाई ना, मेहनत की कमाई है मेरी, इन्वेस्ट कर लूंगा बट जुआ नहीं खेलना। गुड, अब सही जा रहा है तू। तो चलो बिना लेट के बता दे, तो उस दिन कौन सी कंपनी के बारे में बता रहा था? कंपनी का बिजनेस कौन से प्रोडक्ट लाइन में है, कौन कौन सी इंडस्ट्री को सर्व करती है? एंड कंपनी अगर स्मॉल कैप है तो कोई एक्सपेंशन प्लान भी है क्या कंपनी का? एंड कंपनी के नंबर्स कैसे हैं? बस बस, कितना सवाल पूछेगा तू? वैसे सवाल पूछना अच्छा होता है, पूछना चाहिए। ओके चल अब चालू हो जा। चल इस कंपनी के बारे में अब बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में तेरे को बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ। तो बेसिकली ये कंपनी पेट्रोलियम स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में है एंड इस कंपनी का नाम है पनामा पेट्रोकेमिकल। तो स्टार्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट लाइन से। ये कंपनी लिक्विड पैराफिन ऑयल, पेट्रोलियम जेली, ट्रांसफार्मर ऑयल, इंक एंड कोटिंग ऑयल, रबर प्रोसेस ऑयल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका ऑयल यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑयल एंड ग्रीस, ऑटोमोटिव ऑयल्स, ड्रिलिंग फ्लूइड्स एंड वैक्सेस। तो यहाँ पे तो ये देख, इनका जो प्रोडक्ट्स है वो एक्चुअल में बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है? तो बेसिकली बहुत सारे अदर कंपनीज एंड फैक्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। जैसा अगर तो यहाँ पे पहला दो प्रोडक्ट देखेगा, लिक्विड पैराफिन ऑयल एंड पेट्रोलियम जेली, तो ये दोनों प्रोडक्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हेवीली यूज होता है एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। तो ये सब प्रोडक्ट एक दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है एंड वो इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करता रहेगा तो ये कंपनी का भी ग्रोथ अच्छा आएगा। एंड ये कंपनी एक इंडस्ट्री को सर्व नहीं करती है, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को सर्व करती है। जैसे देख, कॉस्मेटिक हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मस्त कंपनी लग रहा है, रबर इंडस्ट्री हो गया जैसे कि टायर वगैरह, एंड पेंट इंडस्ट्री हो गया जैसे कोटिंग ऑयल, वो पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत सारे इंडस्ट्री को कैटर करता है। तो वो यहाँ पे सबसे अच्छा पॉजिटिव चीज है, ध्यान रखने वाला बात है। सबसे अच्छा बात, ये सारे की सारे इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो जैसा जैसा कंट्री डेवलप होता जाएगा इस इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स में डिमांड बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा, उसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। तो ये सारी प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड इसका सेल्स इंडिया में भी होता है एंड एक्सपोर्ट मार्केट में भी होता है। गजब का कंपनी लग रहा है। ये कंपनी 70 से ज्यादा कंट्रीज में अपना सामान को एक्सपोर्ट करती है एंड कंपनी को 40% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है। एंड ये कंपनी 80 से ज्यादा टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो तक यहाँ पे जो छोटा कंपनी होता है उनको अपना खुद का R&D मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट लगता है। बट ये कंपनी का अपना खुद का R&D सेंटर भी है एंड ये कंपनी का इंडिया के अंदर 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कुछ समझ रहा है? पनामा पेट्रोकेमिकल बिजनेस का एक सब्सिडरी कंपनी है UAE में जिसका नाम है पेनोल। उस कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर 30% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है, प्रॉफिट के अंदर 13% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल। ऑसम ऑसम। एंड इस कंपनी का एक अच्छा एडवांटेज है, तेरे को पता है क्या? ये कंपनी पोर्ट में ही स्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पे जो बड़े वेसल्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उसमें डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू प्रोडक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लाइक जो भी लोडिंग अनलोडिंग होता है प्रोडक्ट का वो डायरेक्ट पाइपलाइन से हो जाता है। तो कंपनी का वहां पे अच्छा कॉस्ट सेविंग होता है। इन कंपनी ने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ओपन किया है UAE में, समझ रहा तो? और तो और सबसे अच्छी बात, इस कंपनी का कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, जैसा कि अरोमा फ्री डिस्टिलेट्स फॉर इंक एंड कोटिंग इंडस्ट्री, an aromatic free solvent for paint industry and biodegradable oil for drilling and oil exploration industry। and ये कंपनी aromatic free oil रबर इंडस्ट्री के लिए भी लॉन्च करने वाली है। तो काफी सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में भी हैं। उससे क्या होगा, कंपनी का आने वाले टाइम में फ्यूचर में और भी सेल बढ़ता हुआ तेरे को नजर आएगा। तो ये अच्छा फायदा वाला सिचुएशन है, राइट? बस बस, और कितना इंफॉर्मेशन देगा? सब समझ गया मैं। देख, तेरे को टाइम पास करना है तो टॉम एंड जेरी देख ले, मैं तो पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी तो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान का, इंडस्ट्री ग्रोथ का, नंबर का, रेशियो का सारा इंफॉर्मेशन देगा रे तेरा करण। इतना ओवर एक्टिंग मत किया कर तू, फटाफट आगे का इंफॉर्मेशन दे दे। ये ऑडियंस का कुछ काम नहीं है क्या? बस बैठ के तेरे को मेरे को देखते रहेगी? तो अपनी फैमिली को कब टाइम देगी? वैसे तेरा डायलॉग एकदम ओरिजिनल था ना।
हाँ हाँ, एकदम ओरिजिनल है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी थोड़ी देखा है? नहीं भाई, मूवी वगैरह नहीं देखता मैं सिर्फ बुक पढ़ता हूँ और तेरी वीडियोस थोड़ा देख लेता हूँ, ताकि स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं मैं। गुड गुड, ज्यादा बात मत कर, ऑडियंस का टाइम खराब हो रहा है। अब मैं तेरे को इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताता हूँ। तो इस कंपनी का प्लान है अपना कैपेसिटी को 40% से बढ़ाने का, एंड अगले 3 साल में कंपनी का प्रोडक्शन 40% से बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का कैपेसिटी बढ़ रहा है, एंड इसका इफेक्ट हमें ईयर 2023 से देखने को मिलेगा। इन कंपनी का जो सब्सिडरी प्लांट है यूएई में, वहां पे भी कंपनी का प्लान है 50% से अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे तो कंपनी अपना एक्सपेंशन अच्छा कर रही है, इंडिया के वाले फैक्ट्री में भी एंड यूएई वाली सब्सिडरी कंपनी में भी। तो इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है, तभी तो कंपनी अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। गजब का कंपनी लग रहा है। अननेसेसरी कंपनी तो अपना प्रोडक्शन को कभी नहीं बढ़ाएगी, ये तो तेरे को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, इसलिए ऑब्वियसली कंपनी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है ताकि ज्यादा सेल्स कर सके, एंड जब कंपनी ज्यादा सेल कर पाएगी तो ज्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएगी, एंड वो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा फायदा देगा लॉन्ग टर्म में। नाइस नाइस। अब हम यहाँ पे इंडस्ट्री एनालिसिस कर लेते हैं। तो देख, जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग फैक्ट्रीज को, अलग अलग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, कि बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो डेली का कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, चाहे वो गारमेंट्स हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, या तो कोई कॉस्मेटिक हो, या तो रबर जैसे प्रोडक्ट हो, टायर हो, पेंट हो, ऑयल हो, इंक हो, जितना भी हम आसपास अपने सराउंडिंग में प्रोडक्ट यूज करते हैं, देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार का केमिकल यूज हुआ है। तो केमिकल जो इंडस्ट्री है एक कंट्री के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, एंड केमिकल इंडस्ट्री का साइज ईयर 2025 तक $304 बिलियन हो जाएगा, एंड 2019 में इंडस्ट्री का साइज $178 बिलियन था। तो यहाँ पे देख, इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ग्रोथ आना बाकी है अभी भी, एंड इंडिया इस लाइन में काफी ज्यादा पीछे है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ समझ रहा है? तो देख अभिनव, अभी मैं अपने कॉमन सेंस से देखो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ, कुछ सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो देख, तो ये तो मानते हैं इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप करते जाएगा तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का ना डिमांड काफी बढ़ता हुआ चले जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे लोग का डिमांड बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगा अच्छा दिखने का। और वहां पे जब लोग का चाहत बढ़ेगा कि हम अच्छे दिखें, तो वहां पे वो सेल्फ केयर प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा डालना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा सामान खरीदने लगेंगे, ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। तो क्या होगा, जब लोग का इनकम बढ़ेगा ना, तो जो इंसान पहले सिर्फ सादा पानी से मुंह धोता होगा वो अब फेस वॉश से मुंह धोएगा, एंड उसके बाद दिन में 4 टाइप का क्रीम लगाएगा, इवनिंग क्रीम, मॉर्निंग क्रीम, नाइट क्रीम, आफ्टरनून क्रीम, 4 टाइप का क्रीम लगाएगा। तो उससे क्या होगा कि केमिकल का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे लोग के पास पैसा है ज्यादा खर्चा करने का, तो लोग खर्चा करेंगे। ध्यान से सुन। हाँ 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 हाँ, एकदम ध्यान से सुन रहा था, कंसंट्रेशन ज्यादा दे रहा था। तो देख, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना होता है, एंड सैडली कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन इन द स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली तो ज्यादा कुछ नहीं करना अभिनव, तो अपने आसपास के लोगों को ना ऑब्जर्व किया कर। जब उनका लेवल बढ़ता है हर साल, जब उनका सैलरी बढ़ रहा है, तो उनका बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है तेको वो ऑब्जर्व करना है, एंड उसको तो ऑब्जर्व करेगा तो तेको ये दिखाई देगा कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लगे हैं पहले से, क्योंकि वो अपने लुक्स में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कपड़े ज्यादा पहनते हैं, बदल बदल के पहनते हैं, ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली 4 व्हीलर का डिमांड बढ़ेगा, ज्वेलरी ज्यादा खरीदते हैं तो ऑब्वियसली तनिक्स जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा, ज्यादा बाहर खाते हैं तो ऑब्वियसली फूड इंडस्ट्री ग्रो करेगा, मूवीज भी ज्यादा जाते हैं तो ऑब्वियसली थिएटर इंडस्ट्री, पीवीआर, आइनॉक्स जैसे शेयर में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, अपने सराउंडिंग को खाली स्कैन कर दे, लोग का जब इनकम बढ़ रहा है तो उनका बिहेवियर में क्या चेंज हमें देखने को मिल रहा है, एंड उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करना है हमें। बस इतना सिंपल है स्टॉक मार्केट। नाइस। एंड स्पेसिफिकली मैं तेको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वहां पे डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है रिसेंट ईयर में, क्योंकि लोग का इनकम बढ़ रहा है, एंड वहां पे उस वजह से देख नायका, हेल्थ एंड ग्रो जैसा कंपनी निकल के सामने आ रहा है, एंड इवन टाटा जैसा कंपनी वापस कॉस्मेटिक बिजनेस में एंटर करने का प्लान कर रहा है। अरे नायका का आईपीओ अभी नया नया आया था ना, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ? हाँ, न्यू बोल सकते हैं, बट नए आईपीओ के स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तू देख पेटीएम और जोमैटो का क्या हाल हो रखा है। यार सब कंपनी सेम थोड़ी होता है, ऐसे मत सोचा कर तू, वो तो अभी भी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। देख, ये दोनों कंपनीज पेटीएम एंड जोमैटो इतना बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में कवर कर चुकी है, एंड इनको तो अर्ली मूवर एडवांटेज भी था।
बट अब तक अपने बुक्स में ये प्रॉफिट शो नहीं कर पा रही है, एंड आगे कब करेगी किसको पता। अगर इतना बड़ा मार्केट कवर करने के बाद भी ये दोनों कंपनीज अगर लॉस मेकिंग कंपनीज है एंड प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है, यानी कि इनके बिजनेस मॉडल में कुछ तो फ्लॉ होगा ना। तो अगर कंपनी फ्लॉ को फिगर आउट कर ले, उसको फिक्स कर ले एंड रिजल्ट सामने दिखने लगे, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं दोनों कंपनीज के अंदर। कुछ समझ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर तू नायका कंपनी को देखेगा तो वो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट शो करने लगी है, रेवेन्यू ग्रोथ भी इंप्रेसिव है एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव आने लगा है। अरे बस कर, सारा इंफॉर्मेशन आज ही देगा क्या? टॉपिक से डेविएट क्यों कर रहा है? अरे मैं ज्यादा कैरिड अवे हो गया ना। कोई ना, मैं समझता हूँ तेरे को इन्फॉर्मेशन देना अच्छा लगता है ताकि मेरे जैसे इन्वेस्टर्स लर्न कर सकें और स्टॉक मार्केट से पैसा भी कमा सकें। बट हम वेट कर लेंगे 4-5 दिन, आराम से सुना देना। थैंक्स यार, तू ही है मेरा असली दोस्त। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। अरे तू बता रहा था मेरे बर्थडे पर तू मेरे को आईफोन देने के बारे में सोच रहा है। अरे नहीं, इतना पागल नहीं हूँ। मैं इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था। इंडस्ट्री का तो हो गया, अब नंबर्स के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अच्छा बता, इसको ज्यादा ध्यान से सुनता हूँ। अब मैं इस कंपनी का नंबर्स के बारे में तेरे को बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर उनका सेल्स देखेगा तो सेल्स के अंदर तू देख ले कितना अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ वर्सेस मार्च 2021 करेगा तो वहां पे तेरे को देख 50% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। समझ रहा है? तो 50% का ग्रोथ मिल रहा है एक साल में। मस्त कंपनी लग रहा है। इन मार्च 2020 वर्सेस मार्च 2021 करेगा तो वहां पे 44% का ग्रोथ था। इन कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ 21% था। एंड उसी प्रकार अगर प्रॉफिट का बात करेगा तो ट्रेलिंग 12 मंथ वर्सेस मार्च 2021 करेगा तो वहां पे 73% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। एंड उसी प्रकार अगर कंपनी का 5 साल का एवरेज दिखेगा तो करीब 40% का एवरेज ग्रोथ है। एंड यहाँ पे अगेन देख, दोनों केस में चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो प्रॉफिट हो, दोनों केस में कंपनी रिसेंट ईयर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने एवरेज से। तो बेसिकली कंपनी अपने एवरेज को बीट करने लगी है। लॉन्ग टाइम में अब क्या होगा, कंपनी का एवरेज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। एंड यहाँ पे ध्यान से देख, कंपनी का पिछले 3 साल में नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर कितना अच्छा हमें जंप देखने को मिला है, कितना अच्छा ग्रोथ एकदम से आ गया है नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। क्यों? क्योंकि कंपनी का डिमांड बढ़ रहा है प्रोडक्ट का एंड वहां पे फिक्स कॉस्ट कम होता हुआ जा रहा है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ऑसम ऑसम। एंड उसी प्रकार प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे कंपनी का ईपीएस में भी अच्छा जंप हमें देखने को मिला है। एंड इस कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस का इफेक्ट इसके स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा रिसेंट 2 साल के अंदर अंदर कंपनी का शेयर के अंदर कितना अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। एंड जो कंपनी पहले बीएसई सेंसेक्स को बीट नहीं कर पा रही थी, अभी वो उससे आगे जाने लग रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली कंपनी का ग्रोथ हो रहा है एंड उसका इफेक्ट हमें स्टॉक प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स में ज्यादा कुछ अच्छा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला है। तो बेसिकली क्वार्टर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है, बट कंपनी का लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड यहाँ पे देख, कंपनी का जो रिजर्व है वो ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है एंड बोरोइंग्स ईयर आफ्टर ईयर नीचे जा रहा है। तो बोरोइंग्स कम होने से कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएगा। रिजर्व कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग है तो वे काफी पॉजिटिव चीज है। एंड कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट रिसेंट क्वार्टर में अच्छा खासा फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट 13 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गया फाइनेंशियल कॉस्ट। तो वहां पे फाइनेंशियल कॉस्ट जब कंपनी का कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड कंपनी अपने बिजनेस में खुद के पैसे को इन्वेस्ट कर पाएगी, उससे और भी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। समझ रहा है? तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखेगा तो देख, कंपनी काफी अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होने से कंपनी का रिस्क कम हो जाता है। मस्त कंपनी लग रहा है। कंपनी का नंबर्स तो तू देख लिया, बट अगर तू नंबर्स को क्लोजली एनालाइज करेगा तो उसके अंदर एक रिस्क वाला फैक्टर है। तो अगर तू इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं अभी जो तेरे को दिखाने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से देखना। एंड वहां पे अगर तेरे को फ्यूचर में कुछ भी गलत लगे तो फटाफट एग्जिट हो जाना। ओके ओके। तो देख, यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर कंपनी का देखेगा एंड यहाँ पे जो मैं तेरे को सबसे ज्यादा कंसर्न वाला चीज बता रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स दिखेगा तो यहाँ पे देख कितना बढ़ गया है, 19,000 से 29,000 हो गया है। इसका क्या मतलब है? उसका यही मतलब है कि कंपनी ज्यादा प्रोडक्ट उधारी में सेल कर रही है। कंपनी सामान तो बेच रही है बट कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है, वो उधारी में बेचा हुआ है। ऐसा नहीं कि पैसा डूब गया है कि डूब जाएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट वो कंपनी उधारी में बेची है ज्यादा सामान, तो वो एक रिस्क वाला फैक्टर है। एंड यहाँ पे तू एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देगा तो यहाँ पे तू देख, कंपनी वहां पे याद है 10,000 का वहां पे
उधारी ज्यादा सेल की थी कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। एंड यहाँ पे कंपनी जो उधारी खरीदी है वो सिर्फ 5,000 लाख का है। कंपनी ने जो उधारी सेल किया है वहां पे 10,000 लाख का ज्यादा सेल किया है उधारी। इन कंपनी खुद जो खरीदी है वो सिर्फ 5,000 लाख का ज्यादा उधारी खरीदी है। तो यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं से इसको फंड कर रही है एंड हो सकता है कि कंपनी इसका फंडिंग यहाँ से कर रही है। देख अगर तो यहाँ पे देखिएगा कंपनी का करंट लायबिलिटी, तो ये यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कंपनी करंट लायबिलिटी बढ़ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली कंपनी अपने कस्टमर को उधारी बेच रही है एंड खुद लायबिलिटी उठा के उस उधारी को फंड कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और ऑब्वियसली बढ़ ही रहा होगा। एंड वहां पे रिस्क वाला फैक्टर भी है। अगर सपोज कंपनी वो पैसा रिकवर नहीं कर पाती है एंड पेमेंट का डिफॉल्ट हो जाता है तो कंपनी को तो लोन रीपे करना पड़ जाएगा, तो वो कंपनी के लिए एक लॉस वाला सिचुएशन हो सकता है। एंड उसी प्रकार अगर कंपनी का तू कैश फ्लो देखेगा, क्योंकि कंपनी ज्यादा उधारी सेल की है तो कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू वहां पे इंक्रीज दिख रहा है, बट अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेगा तो वहां पे देख अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि देख यहाँ पे जो उधारी कंपनी ने बेचा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर तू देखेगा वहां पे ट्रेड रिसीवेबल्स नेगेटिव हो गया, यानी कंपनी ज्यादा उधारी बेची है, उसको पैसा नहीं मिला है, उसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पिछले साल के कंपैरिजन से फॉल हुआ है। तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर है। तो देख अभिनव ये चीज समझ ले, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वो ज्यादा नेगेटिव हो गया या कुछ खराब हो गया, बट वहां पे थोड़ा सा रिस्क है। वो हो सकता है कि वो निकल के सामने आ जाए, हमें लॉस हो जाए। वो हमें ट्रैक करना है कि कंपनी का जो पैसा है, जो कंपनी को पैसा पाना है, वो टाइमली उनको मिल रहा है कि नहीं। अगर वहां पे अगर कंपनी पैसा नहीं निकाल पा रही है जिसको उधारी बेचा है, तब हमें थोड़ा सा कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज ये खाली रिस्क वाला फैक्टर है, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हुआ तू ये बता दिया, वैसे तू ऑनेस्टली सारा इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अगर इतना अच्छा लग रहा है तो अब तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? कुछ चीजें बिना बोले कर लेना चाहिए। चल अब सब्सक्राइब कर ले। हाँ अभी करता हूँ। चल अब मैं तेरे को रेशियोज के बारे में बताता हूँ। लास्ट टाइम मैं तेरे को सोना कॉमस्टार का रेशियोज बताया था एंड तू बड़े ध्यान से सुना था। आज भी ध्यान से सुनना, फायदे में रहेगा। हाँ 100% अटेंशन। तो रेशियोज के बारे में सुन ले, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा कंपनी का, तो 10.8% का मार्जिन है। एंड यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट ईयर में इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में और भी इंप्रूव हो जाए। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी पॉजिटिव है, 34%, काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है। एंड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 39 पे है। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा साउंड है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है कि कंपनी अपने लोन में डिफॉल्ट करेगी, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू 111 रुपए का है एंड इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 3 टाइम्स अपने बुक वैल्यू में ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा ओवर वैल्यूड इस वक्त नजर नहीं आ रही है। एंड कंपनी का पी रेशियो करीब 8.7 है एंड इंडस्ट्री एवरेज 9.8 है। तो यहाँ पे कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से भी नीचे है एंड कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो आने वाले टाइम में मोस्टली ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री एवरेज के ऊपर ही ट्रेड होगी। तो ऑब्वियसली कंपनी का शेयर प्राइस में अच्छा ग्रोथ आ जाएगा। कुछ समझ रहा है? एंड कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, 71% में है। एंड कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 800 रुपए का है एंड कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 350 रुपए का है, 350 से भी कम ही है। तो यहाँ पे देख अच्छा अपॉर्चुनिटी है, काफी अंडर वैल्यूड शेयर है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ अभी रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस में इतना अच्छा मूवमेंट अभी तक नहीं आया है, बट मूवमेंट आ रहा है। तो इसको तो फॉलो कर ले थोड़ा दिन। तो यहाँ पे रीजन क्या था जो अचानक से कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है? तो पहला रीजन है कि कंपनी का जो डिमांड है, प्रोडक्ट का डिमांड, वो बढ़ रहा है मार्केट में एंड कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का अच्छा प्राइस भी उठा पा रही है, उसकी वजह से कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरा, कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है रिसेंट ईयर में, उस वजह से कंपनी का मार्जिन भी बढ़ रहा है। एंड तीसरा, कंपनी सोलर एनर्जी या कुछ टेक्निक यूज कर रही है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ताकि कॉस्ट को कम किया जा सके, उस वजह से कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिला है रिसेंट ईयर में। समझ रहा है ना? तो देख अभिनव, इस कंपनी के बारे में मैं तेरे सारी इंफॉर्मेशन कवर कर चुका हूँ। अब मैं तेरे साथ अपनी पर्सनल ओपिनियन कवर कर लेता हूँ। ध्यान दे थोड़ा इधर। तो देख, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कंपनी वाइड इंडस्ट्री को सर्व करती है। ये कंपनी सिर्फ एक इंडस्ट्री को सर्व नहीं करती, काफी सारे अलग अलग इंडस्ट्री को सर्व करती है। तो देख, अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट है, तो एक पॉजिटिव चीज है, वहां पे कंपनी का रिस्क कम हो जाता है। एंड सबसे बड़ा बात, इसमें से ज्यादातर इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ आ रहा है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आ रहा है,
फोर व्हीलर इंडस्ट्री में अच्छा ग्रोथ आ रहा है या आएगा फ्यूचर में, ठीक है, अभी थोड़ा सा डाउन है बट फ्यूचर में आएगा। इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एनीवेज अच्छा डिमांड आ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स तो चलता रहता है, तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर अच्छा ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली कंपनी में भी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बेहतरीन। एंड ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसका डिमांड कभी फॉल नहीं होगा, कभी आउटडेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये सब बेसिक प्रोडक्ट है जिसको एक इंसान कंज्यूम करता है और हमेशा कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री एवरग्रीन इंडस्ट्री है। एंड इस इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, ये कंपनी भी अपना एक्सपेंशन प्लान के साथ आ रही है, कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी स्टैग्नेंट अभी होने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड सेल्स भी बढ़ेगा। एंड यहाँ पे हमने जैसे नंबर्स को कवर किया डिटेल्स में, तो नंबर तो देखा कंपनी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, एंड तो वहां पे नंबर्स के अंदर तो कोई डाउट नहीं है। एंड कंपनी का रिजर्व भी स्ट्रांग है, एंड कंपनी का लोन भी फॉल हो रहा है, एंड उसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है। तो सारी चीज पॉजिटिव ही है, नंबर्स के अंदर भी बोल सकते हैं ऐसा। एंड कंपनी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, कंपनी का पी रेशियो भी कम है, बुक वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी काफी हाई है, तो पॉजिटिव फैक्टर काफी ज्यादा है यहाँ पे, कुछ समझ रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, कंपनी के अंदर जो मूवमेंट आने लगा स्टॉक के अंदर, वो रिसेंटली आया है। कभी कभी स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बट हमें उसके स्टॉक के अंदर कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पे क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बस उसके अंदर पैसा डाल के बैठ के इंतजार करता रहता है कि प्राइस कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, कब बढ़ता ही नहीं है वो। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली क्लियरली प्राइस बढ़ रहा है, एंड वो एक अच्छी बात है, उसकी वजह से इन्वेस्टर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देख, इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया इस कंपनी के बारे में। मैं काफी इंफॉर्मेशन दे दिया इस कंपनी के बारे में तेरे को, एंड अगर तेरे को लगता है इस कंपनी के अंदर तेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी पर्सनल एनालिसिस जरूर करना, मेरी बात सुन के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर तेरा पैसा डूबेगा उसके लिए तू ही रेस्पॉन्सिबल है, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तेरे को अपनी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ये मैंने जो भी तेरे को बताया वो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा लर्निंग के हिसाब से है। हो सकता है तेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से अलग हो, तो हो सकता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा हूँ। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार एनालाइज जरूर करना, तेरे को सेटिस्फाइड लगे तब इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो मत करना। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? मस्त था। मस्त था ना? चल अब फी पे कर दे मेरी। फी? कैसा फी? अरे घबरा मत, बस तेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मान जाए हे खुदा, बस इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता। नाइस नाइस, सो हम्बल। आज इतने डायलॉग कहाँ से मार रहा है तू? ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। तू बस मूवीज मत देखना, बस तू बुक पढ़ और मेरे वीडियोस देख, लाइफ में बहुत आगे जाएगा। हाँ पक्का भाई। चल अब तू जा, मैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूँ अब। अच्छा बाहर जाएगा तो बेल एक बार चेक कर लेना, बज नहीं रहा था। चल बाय।